अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अजीज़ तलबा व तलबात, कल तक आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 11। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 यानी सबक नंबर 12। सबक नंबर 12 में क्या है? सबक का नाम होगा आदमी की कहानी, यानी आदमी दुनिया के अंदर कैसे आया। ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाया जाएगा। और जिसके लिखने वाले हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब। जी स्टूडेंट, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब इसके राइटर हैं आदमी की कहानी के। अब आपको मैं रोज़ की तरह यानी पिछले असबाक की तरह आज भी आपको इनके हालात बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर भी आपको दूंगा, और जिसके अंदर वर्ड मीनिंग आएंगे वो तमाम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये सबक का नाम है आदमी की कहानी। जी स्टूडेंट, और इसके लिखने वाले हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब। जैसे कि मैं राउंड कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब हैं। इनकी पैदाइश कब हुई है ये आपको जानना है। हर चैप्टर के जो राइटर हैं उनके आपको हालात ज़िंदगी जानना होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ जानना होगा। इम्तहान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1902 में इनकी पैदाइश हुई। जी स्टूडेंट, और 1985 में इनका इंतकाल हुआ। ये है दें, हो सकता है आपसे पूछ दे कि इनकी पूरी ज़िंदगी कितने हुई, तो आप 1985 को ऊपर रखिए और 1902 को नीचे रखिए और उसमें फिर क्या किए माइनस कर दीजिए, तो जो निकलता है आप उसको नोट कर लीजिएगा कि इतनी इनकी ज़िंदगी मिली है, उम्र पाई इन्होंने। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में। ये जो देख रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। जी स्टूडेंट, कहाँ पैदा हुए? तो आपको याद करना होगा कि जनाब लखनऊ में पैदा हुए हैं। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1918 में कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। ये इम्तहान उन्होंने पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। आपसे पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि परवेज़ मोहम्मद मुजीब साहब वकालत की तालीम कहाँ से पाए, तो आपको जवाब देना होगा कि इंग्लैंड से। जी स्टूडेंट, कहाँ से? इंग्लैंड से। और कब? तो 1919 में। 1919 में। ये तमाम को मैं राउंड कर दे रहा हूँ ताकि आपकी वहाँ पर निगाह जाए और उसको नोट कर लें। ठीक है, और 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि उन्होंने बीए ऑनर्स कब पास किया, तो आपको बताना होगा कि 1922 में। ठीक है, लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातिनी सीखी। एक ज़बान है, लैंग्वेज है, उसको सीखा। और वहाँ से बर्लिन गए और जर्मनी जर्मनी ज़बान को भी उन्होंने कमाल हासिल किया, उसको भी उन्होंने सीखा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। वतन वापसी के बाद जामिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। यानी कि बता रहे हैं कि जब वहाँ से लंदन से पढ़ करके वापस आए तो जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद के हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ, यानी इनकी बहाली हुई। ठीक है, और 1948 में उन्होंने 1948 जो देख रहे हैं ना, 1948। जी स्टूडेंट, 1948 में शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और उसी वहदत से सुबुकदोश हुए। मालूम हुआ कि प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब एक कमाल की हैसियत के इंसान थे, जिन्होंने बहुत बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने काम किया है। और 1900 देख रहे हैं 1948। जी स्टूडेंट, 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और उसी वहदे से सुबुकदोश हुए, यानी कि रिटायर हो गए, वहीं से रिटायर हो गए। ठीक है, उन्हें कुतुबीनी, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्समा साजी, मुसव्विरी, मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। यानी कि तमाम चीज़ों से उनका बहुत लगाव था। कुतुबीनी कहते हैं किताबों का मुताला करना, किताबों का रीड करना, और फ़न तामीरी यानी कि मकान भी बनाया करते थे, और संग तराशी पत्थरों को छीलना, तराशना, उसके नक्शो नगार निकालना, और मुजस्समा साजी कहते हैं कि किसी चीज़ का पिक्चर फ़ोटो बनाना, ये तमाम से उनको बहुत लगाव था। और मौसीकी यानी कि गीत और नगमे के बहुत ये दिलदादा थे। और बागबानी में जो होता है कि पेड़ पौधों को लगाने से इनको खासी दिलचस्पी और लगाव थी। ठीक है, इल्मी मैदान में तारीख़ी नगारी का उनका पसंदीदा मौजू था। और दुनिया की कहानी 1931, ये जो देख रहे हैं ना, डेट ऑफ यहाँ लिखा हुआ है 1931 में। तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत 1936 जो देख रहे हैं 1936
में तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 में, और रूसी अदब की तारीख़ में उन्होंने बहुत कारनामे, तारीख़ में 2 जिल्दें 1960 में लिखी हैं उन्होंने। 1960 की उनकी मशहूर किताबें हैं। जी स्टूडेंट, ये उनके हालात ज़िंदगी थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने आपको दिखाया, बताया। इन तमाम को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जानना होगा, जब जाकर के आपके इम्तिहान में कामयाबी मिल सकती है। और एक कामयाब मुतरजिम भी थे। उनकी कौमी इल्मी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब भी दिया था। पद्म भूषण का उन्होंने खिताब दिया था, जो बहुत ही बड़ा इनाम हुआ करता है। जी स्टूडेंट, ये वो चीज़ें रहीं जो आपको बताया गया। अब आइए इससे रिलेटेड जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग, वो आपको जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप देख रहे हैं आतिश फशा। आतिश फशा का माना होता है, जैसे वर्ड लिखा है आतिश फशा, माना होता है आग उगलने वाला, आग उगलने वाला। उसके बाद साख्त है, तो साख्त का माना होता है बनावट, साख्त मीन्स बनावट, ठीक है। उसके बाद से साख के बाद क्या है, सुखद सिंह लिखा है, तो सुखरब लिखा है। क्या लिखा है? सुखरब लिखा है, इसका माना लिखा है सुखरब। तो असल में क्या है वो, संघ बोलते हैं ना, संघ गिनती के अंदर संघ, महासंघ, उसे संघ के माना होता है 100 खरब। क्या होता है? 100 खरब होता है ये जो लिखा है आपको संघ, संख क्या लिखा है? संख है। तो जैसे कि आप बोलते हैं कि 1000 लाख करोड़ अरब खरब सब बोलते हैं ना, तो संख है, तो संख का क्या होता है? 100 खरब ये होता है। जी हाँ, ये लिखा है संख लिखा है। क्या लिखा है? यह है संख, तो हो गया है, इसका होता है 100 खरब होता है, ठीक है। इसके बाद लीजिएगा खोपड़ी में ना समझना। खोपड़ी में ना समझना मीन्स क्या होता है? समझ में ना आना, समझ में ना आना। फिर उसका है सिफत लिखा है, तो सिफत के माना क्या होता है? सिफत जो लिखा है ये सिफत, उसका होता है खासियत। सिफत मीन्स खासियत। उसके बाद सख्त जाँ, तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाला, तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाला उसको कहते हैं सख्त जाँ, ठीक है। नेक्स्ट में है तले, उसको कहते हैं तले माना क्या होता है? नीचे होता है स्टूडेंट। तले मीन्स क्या होता है? ये जो तले लफ्ज़ लिखा है, तो तले माना होता है नीचे। कहते हैं ना कि पाँव तले ज़मीन खिसक गई, तो तले मीन्स नीचे, जो पाँव का नीचे होता है तो उसको बोलते हैं तलवा बोलते हैं, उसी को तले को बताया गया है, तले माना नीचे। रौद डालना मतलब कि कुचल डालना। जी स्टूडेंट, रौद डालना मीन्स क्या है? रौद डालना मीन्स कुचल डालना, ठीक है। फिर आगे लिखा है दास्तान। क्या लिखा है? दास्तान। तो दास्तान का माना होता है लंबी कहानी, फिक्शन की एक किस्म, ठीक है। उसके बाद से लिखा है खो, तो खो कहते हैं गार को, और गार कहते हैं पहाड़ को। खो कहते हैं गार को, और गार माना होता है पहाड़, ठीक है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब होता है एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ रखना, एक ही जैसी खुसूसियात रखना, उसको बोलते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, ठीक है स्टूडेंट। आपने सुना, तो अब आपको करना क्या है? इन चीज़ों को करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद वो आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं, आपको उसके तरफ ले चलते हैं जो गौर करने के बातों में आपको लिखा होगा। यहाँ देखिए, फिर लिखा होगा, आपको याद करिए, आपके माना आपने याद कर लिया, रौंद डालना। उसके बाद कदीमी, एक लफ्ज़ क्या है? कदीमी। कदीमी माना होता है पुराना। जी स्टूडेंट, ये लिखा है ना कदीमी, तो कदीमी जो है लफ्ज़ है, ये कदीमी है, इसका माना होता है पुराना और कदीम, पुराना और कदीम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गौर करने की बात है। हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई। कहने वाला है, कह रहे हैं शायर कि हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई, बल्कि उसके बनने में खासा वक्त लगा है, और ये दर्जा बदर्जा अपनी तकमील को पहुंची है। इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई गई है, सभी जानदारों को जीने का हक़ हासिल है। यानी ज़मीन के बारे में बता रहे हैं, जो आपको इसको फिर आपसे ध्यान से सुनना होगा कि हमारी दुनिया जो है, हमारी दुनिया जो है एक बार नहीं बनी है, बल्कि ये आपको जानना है कि हमारी दुनिया बैक वक्त नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे बहुत सा वक्त लगा है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई, बल्कि उसके बनने में खासा वक्त लगा है,
और ये दर्जा बदर्जा अपनी तकमील को पहुंची है। इंसान और हैवान, क्या लिखा है, इंसान और हैवान भी सभी के लिए बनाई गई है, सभी जानदारों को यहाँ जीने का हक हासिल है। जी स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं, सोचिए और बताइए। जो आपके मेन बुक में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको जानना है कि ज़मीन से बड़े बड़े आग के गोले कौन से हैं। ज़मीन के आग के गोले कौन है? सोचिए, बताइए। क्या सवाल है कि ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? तो जवाब है कि ज़मीन से बड़े, जो बता देख रहे हैं ना, तो ज़मीन से बड़े लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते हैं। आसमान में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपको जवाब दिया जा रहा है। क्या ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन हैं? तो जवाब है कि ज़मीन से बड़े लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे और सूरज ऐसे ही आग के गोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो ज़मीन की बनावट से ज़मीन के उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? इसका जवाब है, जब दुनिया सर्द पड़ गई तो जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। वो क्या हो गया? चट्टान बन गया। साइंसदान चट्टानों और धातुओं से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र क्या है। जी स्टूडेंट, नंबर 3 में है कि ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा कैसे हुई? ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा कैसे हुई? उसका जवाब है, ज़मीन समुंदर की तह में ज़िंदगी का बीज पहुंचा। समुंदर की तह में ज़िंदगी का बीज पहुंचा, वहाँ वह फटा और फला फूला। लाखों करोड़ों बरस में ज़मीन ने पौधों और कीड़ों की सूरत अख्तियार की। कुछ कीड़े मछली और पानी के दूसरे जानवर से बने और कुछ ने पानी से निकलकर खुश्क ज़मीन पर रेंगना शुरू किया और पानी के बगैर सांस लेकर ज़िंदा रहने की सलाहियत पैदा की। इसी तरह पानी और खुश्की में जानदारों की नशोनुमा हुई है। ये वो क्वेश्चन रहे जिसका जवाब आपको दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडोल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों हैं? जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 4 है कि दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडोल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले? जवाब है, क्योंकि ये जानवर इसलिए सख्त जान थे कि दुनिया की मुसीबतों को झेला। उनके जिस्मों में अब ऐसी तब्दीलियाँ होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सकें। इस एतबार से वो ज़्यादा सख्त जान हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? जी स्टूडेंट, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से ज़िंदगी में क्या बन जाने से जानदारों का क्या हाल हुआ? इसका जवाब है, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानदारों का बुरा हाल हो गया, इसलिए वो बर्फ़ में दब कर मर गए। उनमें से कुछ की हड्डियाँ दूसरे जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूरी पड़ी है। इस हिसाब से उनके जानदारों का हाल बुरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में, जो क्वेश्चन बता रहा है कि आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? उसका जवाब है, इंसान ने आग जलाकर सर्द मौसम से बचने के लिए खुद को तापने लगे। जानवरों का गोश्त और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने में भी लगे। मालूम हुआ कि आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। उनको एहसास हो गया कि आग हमारी काम की चीज़ है, जिससे हम खाना भी बना सकते हैं और साथ में ठंडी के मौसम में आग को हम सेंक करके अपने जिस्म की हिफाजत कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब नीचे क्वेश्चन में है कि नीचे लिखे हुए मुहावरों को, कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो आपको सुनना होगा मुकम्मल तौर से वीडियो को। तो लिखा है, खोपड़ी में न समाना, मतलब है कि बेवकूफ़ आदमी को कितना समझाओ उसकी खोपड़ी में नहीं समाती। ये उसका सेंटेंस यानी कि वाक्य हो गया। दूसरा है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना,
मतलब यह है कि चोर, उचक्के, डाकू, धोखेबाज सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसे बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसियावित भाई। ऐसे ही ये चोर, डाकू, उचक्के जितने हैं ये सब एक ही चट्टे बट्टे के बने हुए हैं, एक ही तबका के गुरूह के आदमी हैं। ठीक है। भेष बदलना, तीसरा में क्या है? भेष बदलना मतलब भेष बदलकर कुछ देर के लिए धोखा दिया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। ये उसका सेंटेंस और वाक्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 12 को पढ़ लिया। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी बताया गया आपको, जो क्वेश्चन किताब में थे उसको भी बता दिया आपको। आप बताइए के नाम से, और उसके बाद से सोचिए और बताइए के नाम से, और जो आपके मुहावरे थे वो भी दिया गया। उम्मीद करता हूँ इसको आपकी समझ में आएगी होगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास कांटेक्ट करके तमाम चीज़ों को ले सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ कल चैप्टर नंबर 13 लेकर के। तब तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।